मुक्तेसर मेनीटर पार्ट 2। राइटर जिम कॉर्बेट। बद्री और दोनों आदमी नरभक्षी के साए में 1 साल तक रहे थे और उनको उसके बारे में कोई भ्रांति नहीं थी। और जब उन्होंने देखा कि शिकार के निकट कोई अन्य पेड़ नहीं थे जिन पे मचान बनाया जा सकता सिवाय उस पेड़ के जिसे मैंने बैठने के लिए चुना था, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उस रात उस पर न बैठूं, क्योंकि उनका अनुमान था कि शेर शिकार को हटा देगा और मुझे अगली रात को अधिक सुविधाजनक स्थान बैठने हेतु मिल सकता था। यह वही बात थी जिसे मैं उस स्थिति में करता यदि शेर नरभक्षी नहीं होता, परंतु वह नरभक्षी था, इसलिए मैं मौका नहीं गंवाना चाहता था, जो कल नहीं भी मिल सकता था। यद्यपि इसमें थोड़ा खतरा भी था। उस जंगल में भालू भी थे और यदि उनमें से किसी एक ने शिकार की गंध सूंघ ली तो शेर पर निशाना लगाने की मेरी हर उम्मीद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिमालयन भालू शेर का आदर करने वाले नहीं होते हैं और उनके द्वारा मारे गए शिकार को खाने से भी नहीं हिचकते हैं। पेड़ पे चढ़ना एक मुश्किल काम था, क्योंकि वह कांटेदार गुलाब की लता से आच्छादित था, और जब मैं पेड़ पे उतनी सुविधाजनक स्थिति में बैठ गया जितना कि कांटों में बैठ सकता था, फिर उन्होंने मेरी राइफल मुझे पकड़ा दी और अगली सुबह शीघ्र आने का वादा करके बद्री और उसके साथी वापस लौट गए। मैं पहाड़ी की तरफ मुंह करके बैठा था और घाटी मेरे पीछे थी। मुझ पे ऊपर से नीचे आने वाली किसी भी जानवर की पूरी नजर पड़ सकती थी, परंतु यदि शेर नीचे से आया जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तो वो मुझे तब तक नहीं देख पाएगा जब तक कि वह शिकार के पास नहीं पहुंच जाएगा। बेल सफेद रंग का था और अपनी दाहिनी करवट से पड़ा था, जबकि उसकी टांगे मेरी तरफ थी। वह 15 फुट की दूरी पर था। मैंने अपना स्थान 4 बजे अपराह्न को ग्रहण किया था और 1 घंटे बाद एक काकड़ यानी कि बार्किंग डियर ने मेरे से नीचे 200 गज दूर स्थित घाटी के पीछे से बार्क करना शुरू कर दिया। शेर चल पड़ा था और उसे देखकर बार्किंग डियर स्थिर खड़ा होकर बोल रहा था। बहुत समय तक वह बार्क करता रहा और फिर उसने दूर जाना शुरू किया। आवाजें धीमी से धीमी होती चली गई और पहाड़ के पीछे में जाके समाप्त हो गई। इससे पता चला कि शेर अपने शिकार के निकट आके लेट गया था। मैंने ऐसा होने की उम्मीद कर रखी थी, क्योंकि बद्री ने बताया था कि शेर को मचान से मारने की सारी कोशिशें असफल रहती है। मैं जानता था कि शेर अब आसपास ही लेटा होगा, उसकी आंखें और कान खुले होंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब वह शिकार के निकट आएगा तो उसके नजदीक कोई आदमी नहीं बैठे होंगे। समय बढ़ता गया, गोधूली आई और मेरे सामने के पहाड़ की वस्तुएं अस्पष्ट होती गई और फिर विलुप्त हो गई। मैं शिकार को एक सफेद धब्बे के रूप में देख सकता था। तभी उस घाटी के सिरे पर एक लकड़ी चटकी और धीमे कदम मेरी ओर आए और एकदम मेरे नीचे रुक गए। 1 या 2 मिनट वहां पे पूर्णतया शांति रही और फिर शेर पेड़ की जड़ पे सूखी पत्तियों पे लेट गया। सूर्यास्त के समय घने बादल गड़गड़ाने आरंभ हो गए थे और अब सिर के ऊपर काले बादल की छतरी तारों को छिपा रही थी। अंततः शेर उठ गया और शिकार तक गया। रात का समय सबसे अच्छा था और वर्णन काली शाह की तरह हम उसका कर सकते थे। अपनी आंखों से पूरा जोर लगाने के बावजूद मैं सफेद बिल को देख नहीं सका और शेर को भी नहीं। शिकार के पास पहुंच के शेर ने लाश पे फूंक मारना आरंभ कर दिया। हिमालय में और विशेषकर गर्मियों में शिकार बर्रों को आकर्षित करते हैं, जिनमें से कुछ प्रकाश धूमिल होते ही चले जाते हैं, परंतु जो उड़ने में बहुत आलसी होते हैं वो शिकार पर ही रहते हैं। और एक शेर संभवतः बुरे अनुभव के बाद अपना खाना शुरू करने से पहले मांस पे चिपके हुए बर्रों को उड़ा देता है। मुझे निशाना लगाने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि शेर बहुत ही पास था, फिर भी शेर मुझे तब तक नहीं देखेगा जब तक कि मैं उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित न कर लेता। मैं एक अंधेरी रात में तारों के प्रकाश में सुविधाजनक तरीके से अच्छी तरह देख सकता हूँ, परंतु उस रात को तारे दिखाई नहीं दे रहे थे और न ही घने बादलों से बिजली का प्रकाश चमक रहा था। और शेर ने खाना शुरू करने से पहले शिकार को हटाया नहीं था, अतः मुझे पता था कि वह शिकार के दाहिने ओर मेरी तरफ बगल करके बैठा है। शेर को मारने की कोशिशों के बारे में सुनकर मुझे उम्मीद थी कि वह अंधेरा होने से पहले नहीं आएगा, और मेरा इरादा यह था कि तारों की रोशनी में मैं जो कुछ भी निशाना साध सकूं वह साधूंगा और उसके बाद राइफल की नाल को थोड़ा हटाऊंगा, जिससे गोली शिकार के दाईं तरफ या 1-2 फुट जाए। परंतु अब बादलों ने मेरी आंखों को असहाय कर दिया था, जिस कारण मुझे अपने कानों पर ही निर्भर रहना था।
राइफल को उठाकर और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों में टिकाकर मैंने उस आवाज पे सावधानी से निशाना साधा जिसे शेर उत्पन्न कर रहा था, और राइफल को स्थिर पकड़े हुए मैंने अपना दाहिना कान ध्वनि की ओर मोड़ा और फिर पीछे किया। मेरा निशाना थोड़ा ऊंचा था, इसलिए नाल को 1 इंच के छोटे अंश तक झुका के मैंने दोबारा अपना सिर घुमाया और सुना। यह क्रिया कुछ बार करने के बाद और संतुष्ट हो जाने पर कि मैं आवाज की तरफ ही निशाना लगा रहा था, मैंने राइफल की नाल को थोड़ा दाहिनी ओर घुमाया और ट्रिगर को दबा दिया। 2 ही छलांगों में शेर 20 फुट ऊंचे कगार पे जा पहुंचा। उसके ऊपर सपाट भूमि का एक छोटा टुकड़ा था जिसके ऊपर का पहाड़ तीखी चढ़ाई वाला था। मैंने शेर को सूखी पत्तियों पे सपाट मैदान तक जाते हुए सुना और उसके बाद वहां पे शांति छा गई। इस शांति का एक ही अर्थ निकाला जा सकता था कि या तो शेर सपाट जमीन पे पहुंच के मर गया था अथवा वह घायल नहीं हुआ था। राइफल को अपने कंधे पे रखे हुए मैं ध्यानपूर्वक 3 या 4 मिनट तक सुनता रहा, और क्योंकि वहां आगे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, अतः मैंने राइफल को झुकाया। इस हलचल का स्वागत शेर ने कगार के ऊपर से गहरी गर्जना करके दिया। शेर घायल नहीं था और उसने मुझे देख लिया था। पेड़ पर मेरी सीट पहले ही 10 फुट ऊंची थी, क्योंकि मैं किसी ठोस वस्तु पर नहीं बैठा था, इसलिए गुलाब की झाड़ी मेरे वजन से दब गई थी। अब मैं संभवतः जमीन से 8 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और मेरे पैर थोड़ा और नीचे लटक रहे थे तथा थोड़ी ऊंचाई पर और मुझसे 20 फुट दूर एक ऐसा शेर पूरे गले से दहाड़ रहा था जिस पर मुझे विश्वास करने का पूरा कारण था कि वह नरभक्षी था। दिन के उजाले में शेर के निकटता, यदि उसने आपको नहीं देखा हो, तो भी रक्त के प्रवाह में उत्तेजना पैदा कर देती है, परंतु जब शेर सामान्य न होकर एक मेन ईटर हो और एक अंधेरी रात में 10 बजे हो, तो आपको मालूम हो कि वो आपको देख रहा है, तो आपके खून के प्रवाह में तूफान आ जाता है। मैं मानता हूं कि एक शेर अपनी आवश्यकता से अधिक शिकार तब तक नहीं करता है जब तक कि उसे उकसाया न जाए। जो शेर मुझ पे दहाड़ रहा था उसके पास पहले से ही एक शिकार था जो कि 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता, अतः मुझे उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। इतने पर भी मुझे एक बेचैनी भरी अनुभूति हो रही थी कि इस अवसर पर यह खास शेर इस नियम का अपवाद बन सकता है। अनेक शेर कई बार अपने पर गोली चलाए जाने के बाद शिकार पे लौटते हैं, परंतु मुझे मालूम था कि यह ऐसा नहीं करेगा। मुझे यह भी पता था कि मेरी बेचैनी भरी भावनाओं के बावजूद मैं पूरी तरह से सुरक्षित था जब तक मैं अपना संतुलन खो नहीं देता, क्योंकि मेरे पास पकड़ने हेतु कुछ भी नहीं था। या तो मैं सो जाता और पेड़ पर से नीचे गिर जाता। वहां पे अब मेरे पास स्मोकिंग करने की इच्छा को और देर तक दबाने का कोई कारण नहीं था। अतः मैंने अपनी सिगरेट का डिब्बा निकाला और जैसे ही तीली जलाई तभी मैंने शेर को कगार के सिरे से दूर जाते हुए सुना। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटा और घर जा। मैंने 3 सिगरेट पी ली थी और शेर अब भी मेरे साथ था कि तभी बारिश शुरू हो गई। पहले कुछ बड़ी बूंदें गिरी और फिर घनी छड़ी लग गई। उस सुबह रामगढ़ से चलते समय मैंने हल्के कपड़े पहने थे, क्योंकि मेरे ऊपर बारिश की बूंदों से बचने के लिए एक भी पत्ती नहीं थी। अतः कुछ ही मिनटों में मैं अंदर तक भीग गया और मुझे मालूम था कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, शेर भी किसी पेड़ के नीचे या किसी चट्टान के नीचे शरण लेने के लिए चला गया होगा। बारिश रात में 11 बजे शुरू हुई थी और सुबह 4 बजे तक रुक गई और आसमान साफ हो गया। अब हवा भी चलने लगी थी, जिससे मेरी असुविधा बढ़ने लगी और जहां मैं पहले से ठंडा था अब जकड़ने लग गया था। जब मैं गठिया के दर्द से पीड़ित होता हूँ तो मैं उस रात और उसी तरह की अन्य रातों को याद करता हूँ। मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह तो मामूली टीस थी। बद्री एक अच्छा दोस्त था। वह सूर्योदय के समय अपने साथ चाय की एक केतली हाथ में लिए एक आदमी को साथ लाया था। मुझे राइफल से छुटकारा दिलाने के बाद दोनों आदमियों ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि जब मैं पेड़ से नीचे घिसट रहा था तब मेरे पैरों में बहुत जोर से ऐंठन आ गई थी। जब मैं जमीन पर लेट के चाय पी रहा था तो उन्होंने मेरे पैरों की मालिश करके रक्त के प्रवाह को पुनः चालू किया। जब मैं खड़ा होने में समर्थ हुआ तो बद्री ने अपने आदमी को अतिथि गृह में आग जलाने को भेज दिया। मैंने इसके पहले कभी भी आवाज सुन के गोली को निशाने पर नहीं लगाया था और मैं यह देखकर संतुष्ट था कि मैं शेर का सिर कुछ ही इंच से चूक गया था। ऊंचाई तो एकदम सही थी, परंतु मैं राइफल की नाल को दाहिनी तरफ पर्याप्त दूरी तक घुमा नहीं सका था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि मेरी गोली बेल पे उस स्थान से लगभग 6 इंच अटकर लगी जहां पर शेर उसे खा रहा था। चाय पीने और सड़क तक आधे मील चलने से मेरी सारी जकड़न दूर हो गई और जब हमने बद्री के बगीचे तक का 1 मील लंबा नीचे की ओर का सफर शुरू किया तो केवल गीले कपड़े और खाली पेट ही
मेरी असुविधा का कारण थे। रास्ता लाल चिकनी मिट्टी के ऊपर से जा रहा था, जिसे बारिश ने बहुत ही फिसलन वाला बना दिया था। इस मिट्टी पर 3 निशान थे, बद्री और उसके आदमी के ऊपर जाने के निशान और आदमी के नीचे जाने के चिन्ह। 50 गज तक चिकनी मिट्टी में केवल यही 3 चिन्ह थे। और तब यहाँ रास्ते पर एक मोड़ था। एक शेरनी दाहिनी किनारे से नीचे कूदी थी और नीचे के रास्ते पे बद्री के आदमी के पीछे गई थी। आदमी के पग चिन्हों और शेरनी के पग चिन्हों से पता चलता है कि दोनों ही तेज गति से चल रहे थे। बद्री और मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह आदमी हमसे 20 मिनट पहले चला था और यदि वह बागान बाड़े के अंदर नहीं पहुंच सका होगा तो हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाते। हम परेशान करने वाले विचारों के साथ उस फिसलन भरे रास्ते पर उतना तेज चले जितना कि हम चल सकते थे। और जब हम उस पगडंडी पर पहुंचे जहां से बगीचा और उसमें काम कर रहे आदमी दिखाई पड़ रहे थे, तो ये देख के हमें बहुत ही राहत मिली कि शेरनी रास्ते से नीचे चली गई थी, जबकि वह आदमी बगीचे की तरफ सीधा चलता जा रहा था। बाद में पूछने पे उस आदमी ने कहा कि उसे मालूम नहीं था कि शेरनी ने उसका पीछा किया था। जब मैं अतिथि गृह में तेज जल रही लकड़ी की आग में अपने कपड़े सुखा रहा था, तो मैंने बद्री से उस जंगल के बारे में सवाल पूछा जिसमें शेरनी गई थी। बद्री ने मुझे बताया कि जिस रास्ते पे शेरनी गई थी वह नीचे एक गहरी और घने जंगल से युक्त घाटी में जाता है, जो कि 1 मील या थोड़ा ज्यादा एक तीखी खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ के मुख तक फैली हुई थी, जहां पे दाहिनी ओर से नीचे आती हुई एक अन्य घाटी में मिलती थी। घाटियों के मिलने के स्थान पे एक जलधारा थी और वहां पे खुले मैदान का एक टुकड़ा था। और बद्री ने कहा कि वहां से दोनों घाटियों का विकास अच्छी तरह दिखाई देता है। बद्री का विचार था कि शेरनी दिन भर उसी घाटी में लेटी रहेगी, जिसमें हमें विश्वास करने का प्रत्येक कारण था कि वह गई थी। और यह हाका करवाने का एक आदर्श स्थान प्रतीत होता था। इसलिए हमने शेरनी पे गोली चलाने के लिए इस तरीके से कोशिश करने का निर्णय लिया, बशर्ते हम हाका करने के लिए पर्याप्त संख्या में आदमियों का प्रबंध कर सके। हाका का मतलब होता है चिल्ला के जानवर को अपने इलाके से बाहर निकालना। बद्री के प्रधान माली गोविंद सिंह को बुलाया गया और उसे हमारी योजना समझाई गई। दोपहर तक का समय दिए जाने पर गोविंद सिंह ने कहा कि वह 30 आदमियों का एक गैंग हाका करने के लिए जुटा लेगा और इसके अतिरिक्त वह अपने मालिकों के आदेशों का पालन करते हुए 5 मन मटर एकत्रित करवा लेगा। बद्री के पास सेब के बागान के अतिरिक्त एक बहुत विस्तृत सब्जी का बगीचा भी था और पिछली शाम को उसे एक टेलीग्राम मिला था जिसमें उसे सूचित किया गया था कि नैनीताल के बाजार में बड़ी मटर की कीमत 4 आना प्रति पाउंड पे चढ़ गई थी। बद्री इस अच्छे भाव का लाभ उठाने को भी उत्सुक था और इसलिए उसके आदमी मटर इकट्ठी कर रहे थे ताकि उनको पैक करके उसी रात खच्चरों द्वारा रवाना कर दिया जाए, जिसे वे तड़के सुबह की मंडी में समय पे नैनीताल पहुंच सके। अपनी राइफल की सफाई करने और बगान में चारों तरफ घूमने के बाद मैंने बद्री का साथ उसके सुबह के खाने में दिया। मेरी वजह से उसने यह खाना 1 घंटे पहले बनवाया था। दोपहर में गोविंद सिंह अपने 30 आदमियों की गैंग के साथ हाजिर हो गया। मटर तोड़ने वालों की निगरानी करने के लिए वहां पे किसी का रहना आवश्यक था, अतः बद्री ने वहीं रुकने का निर्णय लिया और गोविंद को हाका करवाने भेजा। गोविंद और 30 आदमी स्थानीय निवासी थे और उनको नरभक्षी से होने वाले खतरों का एहसास था, परंतु जब मैंने उनको बताया कि मैं उनसे वास्तव में क्या चाहता हूं, तो उन्होंने मेरे निर्देशों का पालन करने की इच्छा प्रकट की। बद्री मुझे 1 घंटे की मोहलत देने वाला था, जिससे कि मैं घाटी में शेरनी को खोज सकूं, और यदि मैं गोली चलाने में असफल रहा तो मैं जलधारा के निकट के खुले मैदान में पहुंच जाऊंगा। गोविंद ने अपने आदमियों को 2 दलों में बांट दिया। एक दल का नेतृत्व उसे स्वयं करना था और दूसरे दल में एक विश्वसनीय व्यक्ति को इंचार्ज बनाया गया। 1 घंटे का समय समाप्त होने पे बद्री को एक फायर करना था और दोनों दलों को घाटी के एक एक तरफ चट्टाने नीचे लुढ़काते हुए, शोर मचाते हुए, हाथों से तालियां बजाते हुए चलना था। यह सुनने में बहुत सीधा साधा लगा, परंतु मुझे अपनी तरफ से संदेह था, क्योंकि मैंने बहुत सारे हाकों को असफल होते हुए देखा था। जिस रास्ते से मैं सुबह नीचे आया था, उसी से ऊपर जाने पे मैंने उस मार्ग का अनुसरण किया जिसपे शेरनी गई थी, और मैं थोड़ी दूर तक गया था जब वह एक बहुत बड़े जाड़ जंखाड़ के जंगल में घुस गई थी। कई सौ गज तक अपना रास्ता बनाते हुए मैंने देखा कि पहाड़ी के पीछे का भाग गहरी घाटियों और चोटियों की श्रृंखला से कटा हुआ था। एक चोटी से नीचे जाने पर, जिसे मैंने घाटी के दाहिनी ओर की सीमा सोचा और जिसमें हाका करना था, मैं एक गहरी खाई के पास पहुंचा जिसकी तलहटी पर मेरे बाईं ओर की घाटी
दाहिनी तरफ से नीचे आती हुई घाटी से मिलती थी और दोनों की जॉइंट पे एक जलधारा थी। जब मैं नीचे देखते हुए सोच रहा था कि वह खुला मैदान कहाँ था जिसमें मुझे खड़े रहना था, तभी मैंने अपने पास मक्खियों को भिनभिनाते हुए सुना। इस भिनभिनाहट का पीछा करते हुए मैंने एक गाय के अवशेष पाए, रिमेन्स, जो एक सप्ताह पहले मारी गई थी। जानवर के गले पे पड़े निशानों से पता चला कि वह शेर द्वारा मारी गई थी। शेर ने कंधे, गर्दन और सिर के एक हिस्से को छोड़ के सारी गाय को खा लिया था। पता नहीं क्यों बिना किसी विशेष कारण के मैंने शव को किनारे तक घसीटा और उसे तीखी खड़ी पहाड़ी ढलान से नीचे धमाके से गिरा दिया। 100 गज तक लुढ़कने के बाद गाय का शव एक छोटे गड्ढे में अटक गया जो जलधारा के थोड़ा ऊपर था। बाईं तरफ जाके मैंने देखा कि उस स्थान से 300 गज दूर, जहां मैंने गाय के अवशेषों को नीचे लुढ़काया था, एक धार के ऊपर घास के मैदान का एक टुकड़ा था। यहाँ का मैदान उससे बहुत अलग था जिसकी मैंने कल्पना की थी। वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं खड़ा होकर उस पहाड़ी भाग को ऊपर से देख सकूं जिसमें हाका किया जाना था, और शेरनी मुझे नजर आए बिना कहीं भी प्रकट हो सकती थी। परंतु उस समय इतना विलंब हो चुका था कि कुछ और किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बद्री ने फायर कर दिया था, जो कि मुझे यह अवगत कराने के लिए था कि हाका शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में बहुत दूर मैंने लोगों को चिल्लाते हुए सुना। कुछ समय तक मैं यही समझा कि हाका मेरी ओर आ रहा है, और फिर आवाजें धीमी से धीमी होती गई और अंत में बंद हो गई। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा हाका करने वालों की आवाजें सुनी, और वो लोग मेरी दाहिनी ओर के पहाड़ से नीचे आ रहे थे। जब वे मेरे समतल पर पहुंचे तो मैंने चिल्लाकर उनसे हाका बंद करने और टीले पे मुझसे मिलने को कहा। इसमें किसी का भी दोष नहीं था कि हाका असफल हो गया था, क्योंकि क्षेत्र की पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना और पहले से पूरी तैयारियों को किए बिना हमने कुछ नौसिखिए लोगों की सहायता से एक बहुत बड़े इलाके में हाका करने की कोशिश की थी। इस काम को करने में तो 100% व्यक्तियों को भी कठिनाई होती। हालांकि करने वालों को जाड़ जंकाड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जब वे ग्रुप में बैठकर अपने हाथों और पैरों से कांटे निकालते हुए मेरी सिगरेटें पी रहे थे, गोविंद और मैं एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े होकर उनके इस सुझाव पर बहस कर रहे थे कि कल फिर हाका करवाया जाएगा, जिसमें मुक्तेसर और आसपास के गांव के प्रत्येक उपलब्ध आदमी को भाग लेना होगा। अचानक ही एक वाक्य को बोलते समय गोविंद बीच में ही रुक गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे किसी असाधारण वस्तु ने उसका ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ गई थी और अविश्वास का एक पुट उसके चेहरे पे आ गया था। पीछे घूमने पर मैंने उस दिशा में देखा जिधर उसकी दृष्टि थी। वहां एक खाली मैदान में शेरनी निशब्द चल रही थी। वह जलधारा के दूर के किनारे के पहाड़ पे 400 गज दूर थी और हमारी तरफ ही आ रही थी। जब एक शेर जंगल में आपके निकट आ रहा हो और यदि आप मानव आबादी से दूर हो तो आपके दिमाग में कई बातों के बारे में विचार दौड़ेंगे, जिनके कारण आपके द्वारा गोली चलाने अथवा किसी फोटो को खींचने का मौका निकल जाएगा जिसकी आप आशा कर रहे थे। एक मौके पर मैं एक पहाड़ की बगल में बैठा हुआ नीचे स्थित एक पशुगमन मार्ग पर शेर का इंतजार करते हुए नजर रखे हुए था। यह रास्ता जंगल में एक बहुत पवित्र धार्मिक स्थल को जाता था जिसे बरम का स्थान के नाम से जाना जाता था। बरम एक जंगल के देवता है जो मनुष्यों की सुरक्षा करते हैं और उस क्षेत्र में किसी भी जानवर को मारने की अनुमति नहीं देते, जिसकी वह चौकीदारी करते हैं। जिस जंगल के मध्य में यह धार्मिक स्थान स्थित है उसमें जंगली जानवरों की भरमार है और कई मीलों तक यह जंगल चोर, शिकारी और भारत के सभी भागों के शिकारियों की एक पसंदीदा शिकारगाह है। परंतु उस जंगल के बारे में जीवन भर की जानकारी रखने के कारण मुझे एक भी ऐसे दृष्टांत के बारे में ज्ञात नहीं है जब उस धार्मिक स्थल के समीप कोई जानवर मारा गया हो। मैं एक दिन उस शेर को मारने गया जो कि हमारे गांव के भैंसों को मार रहा था, और मैंने बरम के मंदिर से 1 मील की दूरी पे एक स्थान चुन लिया। मैं एक झाड़ी के पीछे 4 बजे से आए पोजीशन लेके बैठ गया था और 1 घंटे बाद एक सांबर उस दिशा से बोला जिधर से शेर के आने की संभावना थी। कुछ देर बाद मेरे कुछ और निकट से एक कांकड़ ने बोलना आरंभ कर दिया। शेर उसी रास्ते से आ रहा था जिस पर मैं बैठा था। जंगल अपेक्षाकृत खुला था, जिसमें मुख्यतः 2 से 3 फुट की गोलाई के जामुन के पेड़ थे, और तभी मेरी नजर 200 गज दूर एक शेर पर पड़ी जो कि बहुत बड़ा नर था। वह धीरे चल रहा था और जब उसने हमारे बीच की दूरी को 100 गज तक कम कर दिया तो मैंने पत्तियों के हिलने की आवाज सुनी और ऊपर को देखने पे आया
तो मुझे पता चला कि एक जामुन का पेड़ जिसकी शाखाएं एक दूसरे पेड़ से उलझी हुई थी झुकना शुरू हो गया था। पेड़ बहुत धीरे झुकने लगा और उसी प्रजाति और उसी आकार के एक दूसरे पेड़ के संपर्क में आया। कुछ क्षणों तक दूसरे पेड़ ने पहले पेड़ के भार को सहारा दिया और फिर वह भी झुकने लगा। जब दोनों पेड़ लंबाई से 30 डिग्री के एंगल पर थे तो वे दोनों एक तीसरे और छोटे पेड़ से टकराए। एक अथवा दो पल तक विराम रहा और फिर तीनों पेड़ जमीन पे धड़ाम से गिर गए। पेड़ों को देखते हुए जो मुझसे कुछ ही गज की दूरी पर थे, मैंने अपनी एक आंख शेर पे जमा रखी थी। पत्तियों की पहली आवाज सुन के वह रुक गया था और जब पेड़ जमीन पर जोर से गिर पड़े तो वो मुड़ा और बिना घबराए उसी दिशा में लौट गया जिधर से वह आया था। मेरे सामने जो घटना घटी थी वह इसलिए असाधारण थी क्योंकि सभी पेड़ जवान और बहुत मजबूत थे और हाल ही में बारिश भी नहीं हुई थी जिससे उनकी जड़ें हिल गई हो, और न ही हवा का एक भी झोंका जंगल में आया था। और अंत में तीनों पेड़ उसी रास्ते पे गिरे थे जो धार्मिक स्थल की ओर जाता था, जबकि शेर को 70 गज और तय करना था और मुझे गोली चलाने का मौका मिल सकता था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। किसी शिकार पे गोली चलाने के अवसर बिगड़ने की संभावनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब शिकार एक ऐसे आबादी वाले क्षेत्र में हो जहां मनुष्यों की टोलियां एक गांव से दूसरे गांव की यात्राएं करती रहती हों अथवा बाजारों को आती जाती रही हों, जहां सेब के बगीचों में लंगूरों को डराकर भगाने के लिए गोलियां चलाई जाती हों। शेरनी को जलधारा तक पहुंचने के लिए अभी भी 300 गज दूर और जाना था, जिसमें से 200 गज का खुला मैदान था जिसमें एक भी पेड़ या झाड़ी नहीं थी। शेरनी हमारी तरफ एक छोटे कोण पे आ रही थी जिससे वह हमारी कोई भी एक्टिविटी को देख लेती, इसलिए वहां पे उसे बैठकर देखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। और कोई भी शेरनी शायद ही कभी इससे धीमी चाल से चली होगी। वह मुक्तेसर के लोगों द्वारा लंगड़ी शेरनी के नाम से जानी जाती थी, परंतु मैंने उसमें लंगड़ेपन का कोई भी लक्षण नहीं देखा। जो योजना मेरे दिमाग में बन रही थी जब मैं उसे देख रहा था तो वह यह थी कि मैं उसके जाड़ जंकाड़ में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करूंगा और फिर आगे दौड़कर उसके जलधारा में प्रवेश करने से पहले अथवा बाद में उस पर गोली चलाने की कोशिश करूंगा। यदि यहाँ पर मेरे और उस बिंदु के मध्य में पर्याप्त आड़ होती जिसकी ओर शेरनी आ रही थी तो जैसे ही मैं उसे देखता मैं आगे चला गया होता और या तो उस पर खुले मैदान में गोली चलाने की कोशिश करता या उसमें विफल होने पे जलधारा में रोक लेता। परंतु दुर्भाग्यवश मेरी हलचल को छिपाने के लिए वहां पे कोई आड़ नहीं थी, अतः मुझे शेरनी के खुले मैदान और जलधारा के बीच की झाड़ियों में घुसने का इंतजार करना पड़ा, सभी आदमियों को यह कहकर कि जब तक मैं न लौटूं तो वे लोग हिले डुले नहीं और न ही कोई आवाज करे। जैसे ही शेरनी मेरी दृष्टि से गायब हुई मैं आगे की ओर तेजी से दौड़ा। पहाड़ तीखी चढ़ाई वाला था और मैं पगडंडी के साथ दौड़ता हुआ जंगली गुलाब की एक झाड़ी पर पहुंचा जो कि पहाड़ पे बहुत गजों तक ऊपर और नीचे फैली हुई थी। झाड़ी के मध्य में एक नीची सुरंग सी थी और जैसे ही मैं इसमें दौड़ कर आगे जाने के लिए झुका तभी मेरी टोपी नीचे गिर पड़ी और सुरंग के अंत में जल्दबाजी में अपना सिर ऊपर उठाते समय मैं उन कांटों द्वारा पीछे खींच लिया गया जो मेरे सिर में घुस गए थे। इन जंगली गुलाबों के कांटे मुड़े हुए और बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि मैं अपने को रोक सकने में असमर्थ था, इसलिए कुछ कांटे मेरे सिर में घुस के टूट गए थे। और जब मैं अपने घर वापस लौटा तो मेरी बहन मैगी को उनको निकालने में बहुत मुश्किल हुई, जबकि कुछ कांटों ने मेरे मांस को चीर डाला था। अपने चेहरे पर से होकर धीरे धीरे बहते हुए खून के बावजूद मैंने दौड़ना जारी रखा था जब तक मैं उस खंदक के निकट पहुंचा जहां मैंने पहाड़ के ऊपर से आंशिक रूप से खाए हुए शिकार को नीचे लुढ़का दिया था। ये गड्ढा लगभग 40 फुट लंबा और 30 गज चौड़ा था। इसके ऊपर का सिरा जहां पे शिकार पड़ा हुआ था, शिकार के ऊपर का पहाड़ और दूर के तट में घनी झाड़ जंगाड़ थी। गड्ढे के आधे निचले भाग और मेरी तरफ के किनारे पे झाड़ियां नहीं थी। जैसे ही मैं गड्ढे के सिरे पर पहुंचा और नीचे झांका मैंने एक हड्डी के टूटने की आवाज सुनी। शेरनी मुझसे पहले ही गड्ढे में पहुंच गई थी और अपने पुराने शिकार को पाने के बाद उसे खाने की कोशिश कर रही थी जिससे वह विगत रात को वंचित कर दी गई थी। यदि शिकार को छोड़ के जाने के बाद जिसपे बहुत थोड़ा मांस शेष था शेरनी खुले मैदान में आई तो मुझे उस पर गोली चलाने का मौका मिल जाएगा, परंतु अगर वह पहाड़ के ऊपर अथवा दूर दूसरे तट के ऊपर गई तो मैं उसको देख नहीं सकूंगा। उस घने झाड़ जंकाड़ से जिसमें से शेरनी को मैं सुन रहा था एक संकरा रास्ता मेरी तरफ से किनारे के ऊपर जाता था और मेरी बाईं तरफ से 1 गज की दूरी पर से गुजरता था तथा मार्ग से 1 गज ऊपर एक 50 फुट गहरी ढांग थी
जो जलधारा में गिरती थी। मैं शेरनी को जाड़ जंकाड़ के बाहर खुले मैदान में उसके ऊपर की पहाड़ी से एक पत्थर फेंक के निकालने की संभावना पे विचार कर ही रहा था, तभी मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। पीछे मुड़ने के बाद मैंने गोविंद को मेरा टोप अपने हाथ में लिए हुए देखा। उस समय भारत में कोई भी यूरोपियन बिना टोपी पहने इधर उधर नहीं जाता था, और मेरे टोपी को गुलाब की झाड़ी से टकरा कर गिरने के बाद गोविंद ने उसे उठा लिया था और मेरे पास लेके आ गया था। हमारे निकट ही पहाड़ी में एक बड़ी सी खो थी। अपनी उंगली को अपने ऑटो पे रख के मैंने गोविंद को बांह से पकड़ा और उसे खो में बैठा दिया। उकड़ू बैठे हुए अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों में टिकाए मेरे टोप को छाती से चिपकाते हुए वह खो में ठीक ठाक फिट हो गया था और बहुत ही दयनीय वस्तु लग रहा था, क्योंकि वह कुछ गज दूर शेरनी को हटकियां चबाते हुए सूं सकता था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ और उस किनारे पे अपनी पोजीशन ली, शेरनी ने खाना बंद कर दिया। या तो उसने मुझे आते हुए देख लिया था या उसे अपने पुराने शिकार अपनी पसंद का नहीं लगा, वैसे इस बात की संभावना थी। एक लंबे समय तक वहां कोई हलचल और आवाज नहीं हुई और मेरी दृष्टि उस पर पड़ी। वह विपरीत दिशा में तट पर चढ़ गई थी और अब उसकी चोटी पे होते हुए पहाड़ की तरफ जा रही थी। उस स्थान पे पॉपुलर के 6 इंच मोटे पौधे थे। जब शेरनी ने उनके मध्य से गुजर रही थी तो मैं उसकी झलक को देख सकता था, एक बड़ी उम्मीद के साथ कि मेरी गोली पौधों पर न लगकर शेरनी को लगे कि मैंने अपनी राइफल उठाई और शीघ्रता से गोली दाग दी। मेरी गोली चलने पर शेरनी तेजी से पलटी तथा तट से नीचे आ गई। उसने गड्ढे को पार किया और ऊपर मेरी तरफ के रास्ते पे बहुत तेजी से दौड़ के आई। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि मेरी गोली उसके सिर के निकट एक पौधे पर लगी थी। वह शेरनी एक आंख से कानी थी, इसलिए जिसे मैं दृढ़तापूर्वक किया गया प्रहार समझ रह गया था, वह एक डरे हुए जानवर का खतरे से दूर भागना मात्र था। उस सीमित स्थान में उसे यह नहीं पता चला होगा कि मेरी राइफल की आवाज किस दिशा से आई थी। चाहे जो भी बात रही हो, उस समय तो मुझे यही लगा कि एक घायल और बुरी तरह से क्रोधित शेरनी सीधे मेरी ओर आ रही थी। अतः इंतजार करते हुए जब वह मुझसे केवल 2 गज दूर रही होगी, मैं आगे झुका तथा बड़े अच्छे भागे के सहारे राइफल की दूसरी बची गोली को उसकी गर्दन और कंधे के जोड़ के गड्ढे पर मार दिया। 500 बोर की भारी गोली के धमाके ने उस मेरे बाएं कंधे से थोड़ा हटा दिया और उसका संवेग शेरनी को 50 फुट गहरी ढांग से जलधारा की तरफ ले गया, जहां वह बड़े छपाके के साथ गिरी। एक कदम आगे बढ़ाने पर मैंने धार के किनारे पर से देखा कि शेरनी एक कुंड में पैर हवा में ऊपर उठाए हुए डूबी पड़ी हुई थी, जबकि कुंड का पानी उसके खून से लाल हो गया था। गोविंद अभी भी बड़े छेद में बैठा हुआ था और इशारा करने पर वह मेरे पास आया। शेरनी को देखकर वह मुड़ा और टीले पे खड़े लोगों की तरफ देखकर चिल्लाया कि शेर मर गया है। टीले पे खड़े 30 आदमियों ने अब मिलकर चिल्लाना आरंभ कर दिया तथा बद्री ने उनकी आवाजों को सुनकर अपनी बंदूक उठाई और फिर 10 गोलियों को हवा में फायर कर दिया। इन गोलियों की आवाजों को मुक्तेसर और आसपास के गांवों में भी सुना गया और थोड़ी देर में चारों दिशाओं से लोग पानी की धारा पर इकट्ठे होने लग गए। एक्साइटेड लोगों ने शेरनी को कुंड से बाहर निकाल लिया और उसे खंबे से बांधा और विजय जुलूस के रूप में उसे बद्री के बगीचे में ले गए। यहाँ पे उसे भूसे की शैया पे लिटा दिया गया ताकि सभी उसे आराम से देख सके, जबकि मैं चाय की एक गर्म प्याली पीने अतिथि गृह में गया हुआ था। 1 घंटे बाद हाथ की लालटेनों की रोशनी में और उन लोगों की भारी भीड़ के सामने जो उसे घेर कर खड़ी थी, जिनमें मुक्तेसर के बहुत से शिकारी भी थे, मैंने शेरनी की खाल निकाली। तभी मैंने देखा कि वह एक आंख से कानी थी और उसकी दाहिनी टांग और पांव की गद्दी के नीचे लगभग 50 साही के कांटे घुसे हुए थे, जबकि लंबाई 1 से 9 इंच लंबी थी। रात 10 बजे तक मेरा काम खत्म हो चुका था और बद्री के बहुत ही विनयपूर्वक किए गए इस निवेदन को अस्वीकार करके कि मैं वह रात उसके अतिथि गृह में उसी के साथ गुजारूं, मैं उन लोगों के दल के साथ जो नीचे आए थे मुक्तेसर को जाने वाली पहाड़ी पर चढ़ा। उनके बीच में मेरे 2 आदमी शेरनी की खाल को लेकर चल रहे थे। डाकघर के सामने के खुले मैदान में खाल को फैला के रख दिया गया था ताकि पोस्ट मास्टर और उसके मित्र उसको देख सके। मध्य रात्रि को मैं कुछ घंटों की नींद लेने के लिए आम जनता के लिए आरक्षित डाक बंगले में लेट गया। 4 घंटे बाद मैं पुनः चल पड़ा और 72 घंटों के बाद मध्याह्न में अपने घर नैनीताल पहुंच गया। एक नरभक्षी को मारने में किसी को भी संतुष्टि की अनुभूति होती है। यह एक ऐसे कार्य की संतुष्टि थी जिसे करना बहुत जरूरी था। इससे एक शेर जैसे प्रबल शत्रु को उसी के मैदान में हराने वाली संतुष्टि भी मिलती है।
सबसे बड़ी संतुष्टि तो इस पृथ्वी के एक छोटे हिस्से को एक बहादुर छोटी लड़की के चलने के लिए सुरक्षित बनाने पे मिलती है। तो ये कहानी थी एक मैन ईटर की, जिसने मुक्तसर में अपना आतंक फैला रखा था। कहानी कैसी लगी इसके लिए आप रिस्पॉन्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए, कहानी को सब्सक्राइब करिए, और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।